नमस्कार। हर खबर हरियाणा की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला भी सामने आ चुका है। फरीदाबाद से सामने आया है ओमिक्रॉन का दूसरा केस। कनाडा से लौटी युवती में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। करनाल के बाद फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का एक केस मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हर खबर हरियाणा की अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां फरीदाबाद से एक और ओमिक्रॉन का ये केस सामने आया है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला ये मिला है। फरीदाबाद से सामने आया है ओमिक्रॉन का दूसरा केस। कनाडा से लौटी युवती में पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। करनाल के बाद फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का एक केस मिला। तो करनाल में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। करनाल के पोर्तगाल से आए 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। पिछले 4 दिनों से ये व्यक्ति कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। वहीं इस व्यक्ति का 6 साल का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसका सैंपल भी दिल्ली भेज दिया गया है। तो करनाल में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। करनाल में पुर्तगाल से आए 33 वर्षीय व्यक्ति ने ओमिक्रॉन की पुष्टि यहां पर उसमें हुई है और पिछले 4 दिनों से वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। वहीं इस व्यक्ति का 6 साल का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव है, जिसका सैंपल दिल्ली भेज दिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दूसरी ओर पानीपत में यूके से लौटी युवती और उनके पिता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 16 दिन को यहां सैंपल लिया गया है और इसकी यहां पर जीनोम स्क्वेसिंग और जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। इस संबंध में दिल्ली स्थित लैब से स्वास्थ्य विभाग को फोन से जानकारी दी गई। हालांकि राहत वाली बात यह है कि दोनों लोगों की इस समय रिपोर्ट नेगेटिव है। दोनों लोग आइसोलेशन में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। तो करनाल से ये बड़ी खबर है, जहां करनाल में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहीं आपको बता दें कि 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। पिछले 4 दिनों से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती है। 6 साल का बेटा भी इस शख्स का जो कोरोना पॉजिटिव है, जिसका सैंपल भी दिल्ली भेज दिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि पानीपत में एक यूके से लौटी युवती और उनके पिता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 16 दिसंबर को सैंपल लिया गया था। तो करनाल में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स के संपर्क में बेटा 6 साल का ये मासूम, जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। रिपोर्ट यहां पर अगर बात करें तो यहां पानीपत में यूके से लौटी युवती और उनके पिता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 16 दिसंबर को सैंपल लिया गया था। साथ ही यहां पर और भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मेला सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास, जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, अब हरियाणा की बात कर ले तो सबसे पहला यहाँ पर केस जो है वो करनाल में, और अब यहाँ पर देखा जाए तो पानीपत में यूके से लौटी युवती और उनके पिता के यहाँ पर कोरोना संक्रमित होने की बात भी सामने आई है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो हरियाणा का पहला मामला करनाल से जो ओमिक्रॉन का सामने आया है, जो पुर्तगाल से एक व्यक्ति लौटा था, उसका जो कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उसे करनाल की कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जब उसका सैंपल वहां से लेकर दिल्ली भेजा गया था तो रिपोर्ट उसकी जो ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आई थी। हालांकि उसके बेटे की रिपोर्ट फिलहाल भेजी गई। उसका भी बच्चे के साथ पुर्तगाल से लौटा था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ था और उन्हें जो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में फिलहाल जो आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए तो अब ओमिक्रॉन के मामले पूरे देश में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा का पहला मामला करनाल से देखने को मिला है। जी बिल्कुल विकास, अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बेहद जरूरत है, लेकिन लोग काफी ज्यादा लापरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ तक अगर मैं प्रशासन की बात कर लूं तो प्रशासन भी अपनी तरफ से सतर्कता यहाँ पर जरूर दिखा रहा है, लेकिन लोगों की जो तस्वीरें लगातार हम दिखाते हैं वो हैरान करती हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी सामने आती हैं जिन्हें देखकर ये लगता ही नहीं है कि हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा अभी लगातार आप पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। मास्क को लेकर चलानी भी जरूर की जा रही है, लेकिन लोग समझते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर
जो भीड़ काफी देखने को मिलती है, जो लोगों की संख्या काफी देखने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने को रहते हैं, और जो मास्क है किसी के मुंह पर नहीं दिखाई देता, लोग लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अब कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं, करनाल में 17 जो कोरोना के मामले फिलहाल एक्टिव है, तो पहले देखा जाता था कि 1 या 2 मामले इस प्रकार से रह गए थे। हालांकि अब जो मामले हैं उनमें भी वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं कोरोना दोबारा से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निगरानी जरूर रखी जा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं उनका जो टेस्ट किया जा रहा है और उनका जो सैंपल है वो दिल्ली भेजा जा रहा है, ताकि तो पता लगाया जा सके जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो उनके अंदर है, या जो सामान्य कोरोना उन्हें है हुआ उस वो कोरोना से ग्रस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कोरोना है वो लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल है, कई लोग ऐसे भी हैं विकास जिन्होंने अभी तक दोनों वैक्सीन के डोजेस नहीं लिए है, एक वैक्सीन की डोज लेकर बैठ गए। उनका कहना है कि जो दोनों डोजेस ले रहे हैं उन्हें भी ओमिक्रॉन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी और जागरूक होने की बेहद जरूरत है। देखिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वैक्सीन को लेकर तो लोगों में एक जागरूकता की कमी जरूर है। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने एक एक डोज लगवा ली थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कोरोना के मामले कम हुए थे और जो सब कुछ जो सामान्य गति में आ गया था, कामकाज अपना बिल्कुल, लोग सड़कों पर थे, भीड़ भाड़ के इलाकों में लोग देखने को मिल रहे थे, लोगों को लगा कि जो कोरोना वो कम होता हुआ नजर आ रहा, दूसरी डोज लगवाने का क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में जागरूकता की भी फिलहाल कमी है। और देखने वाली बात है कि जो अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि आप दोनों डोज लगवाइए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में एक जरूर डर की स्थिति जरूर बनेगी, जिससे लोग दूसरी डोज जिनकी रहती है बकाया वो जरूर लगवाएंगे। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास साहब का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सबको यहां पर एक समस्या, एक परेशानी में डाल दिया है। लगातार यहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। करनाल में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। करनाल में पुर्तगाल से आए 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। पिछले 4 दिनों से यह शख्स कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। वहीं इसका बेटा है 6 साल का मासूम, जिसमें कोरोना पॉजिटिव यहां पर मिला है। उसकी रिपोर्ट को भी दिल्ली भेज दिया गया है जांच के लिए। साथ ही साथ यहां पर एक और सबसे बड़ी बात है कि यूके से एक युवती लौटी पानीपत में और उसके कोरोना पॉजिटिव, उसके पिता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसका सैंपल भी लिया गया था। और साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ी बात है कि अभी इस समय रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। दोनों लोग आइसोलेशन में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार आप पर बना हुआ है, इसीलिए जरूरत है और जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने परिजनों का ख्याल रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार यही वो हथियार है जिनसे आप जीत सकते हैं ओमिक्रॉन से। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो फरीदाबाद से हमारे साथ यहां पर एक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके का नजारा फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। जी, फरीदाबाद में लगातार जो है कोरोना पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन का जो एक नया मामला है वो फरीदाबाद से आया है। फरीदाबाद में कनाडा की जो छात्रा है वो फरीदाबाद में रहती है और फरीदाबाद में जब वो आई तो उसकी जो जांच की गई तो वो कोरोना जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है, उससे संक्रमित पाई गई। जो उनके मामले में जो 2 अन्य लोग आए हैं उनकी भी जांच चल रही है। विनय गुप्ता सीएमओ ने स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये उसकी पुष्टि कर दी गई है। फिलहाल जो है वो आइसोलेशन वार्ड में है और अभी तक किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं बताया जा रहा है। जी कंचन। सुशांत, लोगों के अंदर किस तरह की यहाँ पर अवेयरनेस देखी जा रही है, क्योंकि लोगों को लगातार यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि अभी जरूरत है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लगातार प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है, हर खबर भी लगातार यही अपील कर रहा है कि बेहतर और बेहद जरूरत है आपके लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किस तरीके से लोग आपको नजर आ रहे हैं जब आप फील्ड पर जाते हैं, तो क्या लोग आपको जागरूक नजर आ रहे हैं इसे लेकर? जी, फरीदाबाद की बात करें तो बाजारों में बिल्कुल लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। वहीं बात करें
सार्वजनिक स्थानों की, तो सार्वजनिक स्थानों में भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मास्क लगाते हुए नहीं दिखाई देते। दुकानदार जो हैं और अन्य जो लोग हैं वो मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। वहीं अनिल विज ने गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी आम लोग हैं वो अब दोनों वैक्सीन के लगवाने के बाद ही बाजारों में जा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जो लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं और जो वो बाजारों में जाते हैं तो बिना मास्क के जाते हैं। जी, वहीं फरीदाबाद की बात करें तो सेक्टर 12 खेल परिसर में खेल महोत्सव होने वाला है। वहां देखना होगा कि किस तरीके से जो ओमिक्रॉन का पहला मामला फरीदाबाद में आया है तो किस तरीके से जो इंतजाम किए जाते हैं फरीदाबाद में। जी कंचन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप भी सुशांत इस बात को मानेंगे कि लोगों को अभी और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, दूसरी लहर से हमने एक सबक लिया, क्योंकि वाकई हालात और तस्वीरें बेहद डरावनी थी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। शायद कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसे लोग भूल गए हैं। जी, कहीं ना कहीं लोग जो है वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लाइन में लोग खड़े थे उस मंजर को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। उस मंजर को भूलते नजर आ रहे हैं जब बेड नहीं मिल पा रहे थे पूरे जिले में, उस मंजर को वो ध्यान में नहीं रखते। कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही देखने को पूरे फरीदाबाद में मिल रही है। जब हम फील्ड पर उतरते हैं तो जो लोग हैं वो बिना मास्क के नजर आते हैं, सैनिटाइजर नहीं लगाते हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो लोगों ने सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल किया था और मास्क का भी पूरा इस्तेमाल किया था। परंतु इस समय की बात करें तो इस समय लोग बिल्कुल बेखौफ हैं कोरोना की लहर से, ओमिक्रॉन की लहर से। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर मौजूद और यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाए, चाहे कर्मचारी कह लीजिए या आम लोग कह लीजिए। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जब लोग यहाँ पर बेखौफ है, कोरोना की जो तीसरी लहर से बेखौफ है, तो वहीं अब जब ओमिक्रॉन का नया वायरस यहाँ पर फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी है तीसरी लहर का। जी कंचन। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से कई तस्वीरें हमने देखी हैं, ऐसे में अगर हम प्रशासन की बात करें सुशांत, तो प्रशासन की ओर से किस तरीके के एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, क्या उनके चालान काटे जा रहे हैं? किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है प्रशासन की ओर से? जी, स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो सीएमओ विनय गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी मास्क लगाता हुआ, अगर कोई भी बिना मास्क के नजर आया तो उसका चालान कर दिया जाएगा। विनय गुप्ता बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा करने के लिए, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप कृपया करके वैक्सीन लगाइए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार चालान काटे जा रहे हैं। हमने कल भी आपको दिखाया कि लगातार किस तरीके से जब पुलिस प्रशासन चालान काट रहा है, टारगेट दिया हुआ है 10 का, जो टारगेट है वो पुलिस प्रशासन को दिया हुआ है कि 10 से जो कम आप नहीं चालान काटोगे, 10 से अधिक चालान काटोगे और पुरस्कृत भी किया जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, अपने पैर ओमिक्रॉन यहां पर पसारता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन जांच के लिए यहां पर सैंपल भी भेज दिए गए हैं। करनाल में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। करनाल में पुर्तगाल से आए 33 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। पिछले 4 दिनों से ये व्यक्ति कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। वहीं इस व्यक्ति का 6 साल का बेटा भी है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब खबर सोनीपत से है, जहां प्याऊ मनिहारी से लेकर कुंडली और सिंधु बॉर्डर तक दर्जनों जगह पाइप के टुकड़े बीच सड़क में हादसों को न्योता दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन स्थगित किए जाने की घोषणा के बाद किसानों की वापसी हो गई थी। इसके बाद यहां पर केएमपी केजीपी 0 पॉइंट से लेकर सिंधु बॉर्डर तक सड़क को दुरुस्त यहां पर किया गया था। वहीं 3 दिनों तक सड़क की मरम्मत के बाद 15 दिसंबर को रास्ता खोल दिया गया और फिलहाल छोटे वाहनों को दिल्ली आवागमन की अनुमति भी दे दी गई। इससे वाहन चालकों को राहत जरूर मिली है, मगर वहीं किसान आंदोलन के दौरान जीटी रोड के बीचों बीच कुंडली क्षेत्र में किसानों की ओर से अपने तंबू और पंडाल लगाने के लिए गाड़े गए लोहे के मोटे पाइप और सरिये के टुकड़े वाहन चालकों के लिए आफत बन रहे हैं, जो वाहनों के लिए हादसों का कारण बन गए हैं। कई वाहन इन पाइपों के टुकड़ों के कारण क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं, लेकिन आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। किसानों ने सड़क पर यहां पर खुले हुए यहां पर जो सरिये हैं वो छोड़ दिए, पाइपें छोड़ दी, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी यहां कौन लेगा। और डेली तकरीबन हफ्ते के अंदर 2-4 दिन हमारा दिल्ली का रूट लगता रहता है। पहले तो मेरे गांव से होकर के गुजरना पड़ता था, लेकिन अभी किसान यहाँ से जा चुके हैं तो हाईवे का यूज करने लग रहे हैं।
लेकिन एक चीज देखने को मिली हाईवे के ऊपर की खड्डे और जो पाइप वगैरह गाड़ रखे थे किसानों ने या सरिया था तो काफी सारे निकले हुए हैं। और अभी सर्दियों का समय आने लग रहा है तो प्रशासन जो है और ना सोनीपत प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। और मैं उनसे गुजारिश करता हूं अगर मान लो किसी की जान इस रोड के जो खड्डे हो रखे हैं, पाइप वाइप गड़े हुए हैं, सरिये जो निकले हुए हैं, अगर उसके कारण किसी की जान जाती है, टायर फट के गाड़ी पलटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ रोड पर सरिये छोड़ रखे हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जीटी रोड पे जो आने जाने जो वाले जो व्हीकल है वो दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, टायर फट सकता है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तंबू लगाने के लिए गाड़े थे लोहे की पाइप जो यहां पर खुले में छोड़ दिए गए हैं, हादसों को दावत दे रहे हैं। किसानों ने सड़क पर यहां पर पाइप छोड़े तंबू लगाने के लिए, ये गाड़े गए थे लोहे के पाइप और जब यहां से किसान वापस लौटे तो ये रास्ता इसी तरह से यहां पर छोड़ के चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर वो किसान इसकी जिम्मेदारी लेंगे जो ये कर यहां पर गए हैं? हालांकि किसानों ने कई तरह के सवाल यहां सरकार पर उठा दिए, लेकिन वाकई हैरानगी होती है इन तस्वीरों से कि क्या किसानों को ये तस्वीरें नहीं देख रही हैं? यहां पर जो ये पाइप खुले में यहां पर वो छोड़कर गए हैं, जिस तरह से यहां पर सरिये निकले हुए हैं, छोटे छोटे गड्ढे यहां पर हो रखे हैं, इनसे आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसों को दावत दे रही हैं ये तस्वीरें, क्योंकि अगर इन पे कोई फंसता है तो यहां बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि छोटे वाहनों को यहां आने जाने की अनुमति दे दी गई है। किसानों ने यहां सड़क पर इन पाइपों को छोड़ दिया है, लोहे के टुकड़े यहां पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। जब किसानों के जाने के बाद इन सड़कों की मरम्मत कराई गई तब क्या प्रशासन को ये चीजें दिखाई नहीं दी? क्योंकि अभी भी हालात वैसे ही हैं। तस्वीरें सड़कों की लगातार हम दिखा रहे हैं, तो यहां पर सड़कों की हालत बिल्कुल बेकार हो रखी है। आने जाने वाले लोगों को, वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्याऊ मनियारी से लेकर कुंडली और सिंधु बॉर्डर तक दर्जनों जगहों पर पाइप के टुकड़े बीच सड़क पर यहां पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन स्थगित किए जाने की घोषणा के बाद किसानों की तो वापसी हो गई, लेकिन तस्वीरें सड़कों की क्या हैं यह हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मरम्मत के बाद 15 दिसंबर को रास्ता खोल दिया गया और फिलहाल छोटे वाहनों को दिल्ली आवागमन की अनुमति भी दे दी गई है। इससे वाहन चालकों को राहत जरूर मिली है, मगर वहीं किसान आंदोलन के दौरान जीटी रोड के बीचों बीच कुंडली क्षेत्र में किसानों की ओर से अपने तंबू और पंडाल लगाने के लिए गाड़े, लोहे के मोटे पाइप और सरिये के टुकड़े वाहन चालकों के लिए यहां पर आफत बन रहे हैं, जो वाहनों को यहां पर वाहनों के लिए हादसों का बड़ा कारण भी बन सकते हैं। कई वाहन इन पाइप के टुकड़ों के कारण क्षतिग्रस्त भी अब तक हो चुके हैं। तो किसानों ने जीटी रोड पर खुले में ही यहां पर पाइप सरियों को छोड़ दिया है, जो आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, हादसों को दावत दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छोटे गड्ढों की वजह से भी कई बार यहां पर आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियां होती हैं। लोगों का कहना है कि हमारे टायर को काफी नुकसान इससे होता है, क्योंकि जिस तरह से नुकीली चीजें सड़क पर निकली हुई हैं, इनकी वजह से हमारी गाड़ियां काफी क्षतिग्रस्त इससे हो रही हैं, टायर को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों ने यहां खुले में ही इन पाइपों को छोड़ दिया है, जिस वजह से काफी समस्या यहां आने जाने वाले वाहन चालकों को आ रही है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाजपत, जिस तरीके से लगातार टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, किसानों ने जीटी रोड पर पाइप और सरियों को छोड़ दिया है, लोहे के टुकड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं, तो इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है लाजपत से। एक बार फिर से आपको बता दें कि पाइप के टुकड़ों से वाहन काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तंबू लगाने के लिए गाड़े गए थे लोहे के पाइप।
लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों ने सड़क पर यहां पर पाइपों को छोड़ दिया है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्तों की हालत खराब होने के बावजूद भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल प्रशासन पर, सवाल सरकार पर और सवाल यहां पर उन किसानों पर, क्या वो इनकी जिम्मेदारी यहां पर लेंगे। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं लाजपत से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लाजपत, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो हैरान कर रही हैं तस्वीरें, जीटी रोड पर किसानों ने खुले में ही यहां पर लोहे के टुकड़े छोड़ दिए हैं, पाइपों को छोड़ दिया है, सरियों को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले जो वाहन चालक है उन्हें काफी समस्याएं हो रही है। लाजपत, देखिए, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है जो दिल्ली का सफर तय करते हैं, उन्होंने हमारे को ये जानकारी दी थी। आप दिल्ली का सफर तय करते हैं, 10 किलोमीटर का जो दायरा है, किसानों ने जिन्होंने अपना आसियाने बनाए थे वो उन्होंने सरिये और पाइप छोड़ दिए कटिंग करके। प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। इस नजरिए से देखते हैं, आपको हर रोज दिल्ली जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता होगा। बिल्कुल, देखिए, हम जब रोड पे चलते हैं तो वहां पर रोड पे जो है, जो किसानों के द्वारा वहां पर झुग्गी झोपड़ियां लगाई थी, उसके जो कील थे, सरिये जो गाड़े हुए थे, वो वहां पर ऐसे कैसे हैं। प्रशासन की तरफ से दावे बेशक किए जा रहे हैं कि हमने सारा कार्य पूरा कर दिया, लेकिन अभी भी वहां किले और खड्डे, बहुत ज्यादा गड्ढे वहां देखने को मिलते हैं। क्योंकि हम जब वहां से जाते हैं तो दुर्घटना होने का डर भी बना होता है, और धूल मिट्टी तो इतनी होती है कि हम सोच नहीं सकते। कई बार धूल मिट्टी भी इतनी होती है तो आगे सामने से कुछ दिखता नहीं है। और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो दावे हैं वो काफी हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और बता दें कि वहां पर जो है, जो सरिये थे अभी भी ऐसे गड़े हुए हैं, और कई बार वहां पर टायर फटने का डर भी बना रहता है, और दुर्घटनाएं होने का वहां पर डर बिल्कुल बना रहता है कभी। देखिए, जैसे स्थानीय व्यक्ति है जो दिल्ली का सफर तय करते हैं, उन्होंने बताया कि धूल भी बहुत ज्यादा होती है, धूल मिट्टी भी वहां पर बहुत ज्यादा है। और जो सरिये हैं, जो आसियाने जो किसानों ने 10 किलोमीटर के दायरे में जो बनाए थे, जो वापसी जब घर गए तो उन्होंने ऊपर से ही सरिये काट दिए और जो नोकीली चीजें हैं वो छोड़ दी, जिससे दुर्घटना होने का काफी बड़ा अंदेशा है। और जिससे दुर्घटना होगी तो काफी बड़ा नुकसान होगा, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। शासन और प्रशासन को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि एनएचआई की इसलिए कि लापरवाही की, वो जो पहले उनको रोड खोलने से पहले उसको पूरा क्लीन करना चाहिए था, ताकि किसी गाड़ी का दुर्घटना ना हो। 2 राजधानियों को जो हाईवे जोड़ता है दिल्ली से और चंडीगढ़ तक का, लेकिन 10 किलोमीटर का जो दायरा है, हम यही अपील करेंगे उन लोगों से जो सफर तय करते हैं कि अगर आपको चलना है तो संभल कर चलें। किस वक्त हादसा हो जाएगा कोई कह नहीं सकता। वही बिल्कुल लाजपत, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लाजपत कौन लेगा? क्या सरकार, शासन प्रशासन, या फिर वो किसान जो यहाँ से जा चुके हैं? क्योंकि बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं और इन हादसों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। आने जाने वाले वाहन चालकों का कहना है कि खुले में जिस तरीके से यहाँ पर ये लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, इसकी वजह से उनकी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जी बिल्कुल, देखिए, अभी हमारे साथ ही थे स्थानीय व्यक्ति हैं जिन्होंने हर रोज दिल्ली जाना होता है अपने रोजी रोटी के लिए। वही उन्होंने ये बताया कि लगातार जो है, अब गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन एक मन के अंदर दहशत बनी रहती है, डर बना रहता है, कब हादसा हो जाए राम भरोसे है। और इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी इसलिए कि इस रोड पर मोटा टोल भी वसूला जाता है, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक का हाईवे है और इस हाईवे की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की भी बनती है और शासन प्रशासन की भी बनती है, और जो टोल वसूल करते हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही है, इस पर जो काम भी जारी है, लेकिन अभी ये है कि काम होने के वजह से भी एनएचआई को पहले से ही देखना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए ताकि किसी गाड़ी का नुकसान ना हो, कोई हादसा ना हो। ये कहीं ना कहीं एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि नोकीली जो चीजें हैं वो टायर को फाड़ देंगी और गाड़ी इस पर 100 की स्पीड पर गाड़ियां दौड़ती हैं, क्योंकि जिनको अपना सफर तय करना होता है और जिनको लंबा दौड़ना होता है वो गाड़ी धीमी नहीं चलाते, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ तक का ये हाईवे है, 2 राजधानियों को जोड़ता है और जो एक केएमपी केजीपी जो सबसे बड़ा हाईवे है उसको जोड़ता है। और जो 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहां पर किसानों ने अपने आसियाने बनाए थे, वो अपनी एक पहचान छोड़कर गए हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि हादसा इसलिए कि जो पाइप है, जो नोकीली चीजें हैं
उनको ऊपर से छोड़ दिया है कटिंग करके, तो गाड़ियां जब दौड़ती है तो उनका टायर फट जाते हैं और जिससे दुर्घटना का अंदेशा जताया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस रोड का सफर शासन और प्रशासन और मंत्री और नेता हर व्यक्ति इस रोड का सफर तय करते हैं और लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन आम नागरिक के मन में एक जरूर दहशत है, एक डर जरूर है, क्योंकि परिवार जरूर है कि क्योंकि दिल्ली नजदीक है और दिल्ली नजदीक होने की वजह से जो यहाँ पर एम्बुलेंस भी चलती हैं, सभी व्यक्ति इस रोड का सफर तय करते हैं। लेकिन हादसा किस वक्त हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत की लड़ाई जो इस रोड पर जरूर जीती जा सकती है, क्योंकि जो परिवार है वो गाड़ी में एक साथ सफर तय करता है, कहीं रिश्तेदारी में जाता है, तो कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए लोगों से हमारी ये जरूर अपील है कि अगर आपको चलना है तो संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये जो हाईवे है ये हादसे का हाईवे बन चुका है। क्योंकि 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो किसानों ने अपने कब्जे में लिया था, जहां पर अपने आशियाने बनाए थे, वो एक जो नोकीली चीजें छोड़कर गए हैं ताकि गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए और वो टायर फट जाए। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहद जरूरत है इस और ध्यान दिया जाए। लाजपत शासन प्रशासन और पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर सड़कों का हाल यहाँ ठीक नहीं करेंगे तो ऐसे में बड़े सवाल यहाँ पर और गंभीर आरोप भी शासन प्रशासन पर लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाई हैं, लोहे के टुकड़े दे रहे हैं हादसों को न्योता। यहाँ पर खुले में लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान वापस लौट गए हैं, चले गए हैं अपने घर की ओर, लेकिन तो पिछले 3 दिनों से कैथल के जिला सचिवालय में बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, जिसके आदेश पर कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया की ओर से जारी किए हुए यहां पर कर दिए गए हैं। इसी बीच सचिवालय में अपने काम के लिए आए आम लोगों को बिना टीकाकरण के प्रमाण पत्र दिखाए बिना एंट्री नहीं दी जा सकती है। व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया है, उस व्यक्ति को भी अंदर जाने से रोक दिया जा रहा है। उपायुक्त कैथल के आदेशों की धज्जियां उनके खुद के अधिकारी उड़ा रहे हैं, जिसकी घटना का एक वीडियो हर खबर हरियाणा के कैमरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि सचिवालय में एंट्री करने के लिए यहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जहां पर विभाग के कर्मचारी और यहां वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई गई है, जो लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बिना मास्क के एंट्री नहीं दे रहे हैं। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134 के तहत उन गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल में परीक्षा देने के बाद स्कूल अलॉट किए गए थे, लेकिन अब निजी स्कूल संचालक अपनी एकता दिखाते हुए उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद इन गरीब परिवारों के बच्चे जिला सचिवालय पहुंचे और जिला सचिवालय को ही अपनी पाठशाला बना दिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार पहुंचे और बच्चों और उनके अभिभावकों को समझाते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वो शिक्षक ही नहीं। लेकिन सवाल यही है कि अगर गरीब बच्चों या फिर 134 के तहत उन्हें दाखिला नहीं मिलता है तो उनके भविष्य का क्या होगा। है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन स्कूलों के ऊपर जो राजनीतिक हस्तक्षेप बना हुआ है, राजनीतिक लोगों के से स्कूल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मेरे बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट्स ले रखा है स्कूल में, स्काई वर्ल्ड है, उसका जो है 70% आया है और पहले तो वो सब कुछ ले लिए 17 तारीख को। उन्हें फिर बोला तिथि कटवा के ले आओ स्कूल से। स्कूल वाले ने मना कर दिया, ये बोले तिथि काट देंगे तो फिर दोबारा नहीं लेंगे बच्चे को। मैंने कोई बात नहीं, हमारा बच्चे का नंबर आया है तो उसमें आ सकता है। तो बोले कि नहीं ले जाओ। फिर दूसरे दिन मैं 18 तारीख को जमा करी आई, मैं 18 तारीख को जमा करी, यूँ बोले कि हो जाएगा। फिर उसके बाद गई दूसरे अब कल गई मैं स्कूल में, तो यूँ बोलेगा अभी नहीं हो पाएगा, हमारी मीटिंग चल रही है। सर भी बोले कि अभी नहीं हो पाएगा।
और मैडम बोल रही हैं कि जो अगर आप अपने बच्चे का इतना खर्चा उठा लो। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर अब अभिभावकों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि स्कूलों की तरफ से साफ तौर पर एकता दिखाते हुए कह दिया गया है कि 134A के तहत दाखिला नहीं देंगे। स्कूलों का सीधा यहाँ पर आरोप है कि पिछले 7 साल से सरकार की ओर से उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं दी गई है। जब तक वो नहीं होगी तब तक 134A के तहत यहाँ पर दाखिले नहीं होंगे। जी कंचन, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कल पूरे सचिवालय पर प्रोटेस्ट किया था छात्राओं ने और एक पाठशाला लगाकर अपना रोष भी जाहिर किया था। उनकी मांग यही थी अभिभावकों की कि हमारे बच्चों को 134A नियम के तहत दाखिला दिया जाए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 134A नियम जो है गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है। और जब एग्जाम पास करने के बाद नंबर आने के बावजूद निजी स्कूल संचालक जो उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, तो ये कानूनों के अवहेलना भी है, इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जैसे हम बात कर रहे थे रेवाड़ी जिले की, रेवाड़ी जिले में 2176 छात्रों ने दाखिला देना है निजी स्कूलों द्वारा, लेकिन उनका विरोध निजी स्कूल इसलिए कर रहे हैं कि अभी 3 महीने बच गए हैं आगामी सेशन शुरू होने के। उन्हें तो जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे उन बच्चों को काफी दिक्कतें होंगी, 3 महीने में वो सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं और अब हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का सिलेबस जो है मैच नहीं कर पाएगा। ज्यादातर विद्यार्थी जो है सरकारी स्कूलों से आते हैं, तो सरकारी स्कूलों का निजी स्कूलों का सिलेबस बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो उन्होंने कल डीसी से निवेदन भी किया था, उन्होंने मुलाकात भी की निजी स्कूल संचालकों ने। अब उन्होंने यही कहा है कि आगामी सत्र में इन बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए कहा जाए, अभी हमें बातें नहीं की जाए, इस पर विचार किया जाए। तो अभी घंटा से विचार अभी किया जा रहा है, लेकिन 7 सप्ताह में जिला शिक्षा अधिकारी ने कह दिया है अब 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर 24 तारीख के बाद जो निजी स्कूल संचालक जो है नियमों की धज्जियां करेगा, अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये विभाग भी यही कह रहे हैं कि जो नियम बनाया था शिक्षा का अधिकार 134A, तो उसकी पालना जरूरी करनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रदर्शन या विरोध के बावजूद निजी संचालक तो दाखिला करते हैं या फिर प्रशासन इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें अमल में लाएगा। जी चलिए महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। तो निजी स्कूलों की मनमानी यहां पर लगातार देखी जा रही है। निजी स्कूलों का साफ तौर पर कहना है कि 134A के तहत यहां पर दाखिले वो नहीं देंगे। तमाम स्कूलों की एकता यहां पर नजर आ रही है। तमाम स्कूलों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 134A के तहत यहां पर दाखिले नहीं दिए जाएंगे जब तक सरकार की ओर से उनको बकाया उनकी राशि नहीं दी जाएगी जो पिछले 7 साल से रुकी हुई है, तब तक वो 134A के तहत दाखिला नहीं देंगे। जहां पर आपको बता दें कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि जब तक सरकार की ओर से उनकी बकाया राशि नहीं दी जाती स्कूलों को, तब तक 134A के तहत यहां पर किसी भी कीमत पर यहां नहीं एडमिशन्स मिल पाएंगे, जिसे लेकर अब अभिभावकों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।